वो हम जब नदी के किनारे थे ना, तब विकी वहाँ के खूबसूरत नजारों की वीडियो बना रहा था। तो हम बस वही देखना चाहते हैं कि जब तुम चीखी थी उस वक्त वहाँ क्या हुआ था। ध्रुव नहीं चाहता था ऐसे माहौल में अनन्या को ये बताना कि वो उसे प्रपोज करने वाला था और उसी की वीडियो विकी बना रहा था। वीडियो की बात सुनकर अनन्या एक बार फिर बेचैन हो गई, लेकिन वो भी जानना चाहती थी कि वाकई में उसने जो देखा वो सच था या महज वहम, और जो भी था वो वीडियो में रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा। ध्रुव, विक्की और अनन्या तीनों विक्की के मोबाइल में उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। आखिर सब जानना चाहते थे कि अनन्या जो कह रही है वो अगर सच है तो मोबाइल में तो वीडियो जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। ध्रुव ने जैसे ही मोबाइल गैलरी में जाकर वीडियो प्ले किया, हैरानी से विक्की का मुंह देखने लगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल इतना ही दिख रहा था कि ध्रुव ने पीले गेंदे के फूल तोड़े और वो दबे पांव अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद से कुछ नहीं था, सब कुछ झिलमिला रहा था। विक्की ने जल्दी से अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया और हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद रिकॉर्डिंग की है यार। जब अनन्या चीखी थी उसके बाद मैं फोन बंद करके अनन्या की तरफ आया। कम से कम इतने देर की रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए थी। ध्रुव अफसोस के साथ बोला, कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, हो जाता है कभी कभी। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू, अब क्या कर सकते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब हम कैसे देख पाएंगे कि अनन्या ने जो देखा वो क्या था। विकी को भी बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अनन्या शक भरी नजरों से उन दोनों को देखती हुई बोली, ध्रुव तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? ध्रुव ने विकी की तरफ देखा और फिर हड़बड़ाते हुए अनन्या को देखकर बोला, अरे वो तो मैं बस तुम्हें डराने के लिए आ रहा था। इसीलिए विकी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी कि जब तुम डरोगी तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में तुम्हें दिखाकर चिढ़ाएंगे। विक्की ने चिढ़ते हुए अपना मोबाइल वहीं अनन्या के बेड पर पटक दिया और बाहर चला गया। ध्रुव समझ रहा था कि विक्की बहुत चिढ़ गया है, इसलिए वो विक्की के पीछे उसे समझाने के लिए चल पड़ा। अनन्या ने देखा कि विक्की का मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है। जाने उसके मन में एक बार फिर उस वीडियो को देखने की इच्छा हुई और उसने धीरे से उस मोबाइल को उठाया और दोबारा से उस वीडियो को प्ले किया। वीडियो में दिखा रहा था ध्रुव दबे पांव अनन्या के पीछे आ रहा था। अनन्या थोड़ी सी आगे पानी में मस्ती कर रही थी और फिर अनन्या जोर से चीखी और उसके बाद की एक चीज उसमें रिकॉर्ड हुई थी जो अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में नहीं था। अनन्या ने देखा पानी में बवंडर सा बना और आसपास का पूरा पानी काला पड़ गया और फिर घूंघट ओढ़े एक साया जो हाथ के इशारे से अनन्या को अपनी तरफ बुला रहा था। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो इसमें रिकॉर्ड है। तो फिर ध्रुव और विकी जब देख रहे थे तब वीडियो ब्लैंक कैसे था? कुछ सेकंड के लिए अनन्या का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसके बाद वो मोबाइल लेकर कमरे से बाहर भागी। बाहर उसने देखा कि ध्रुव और विकी बात कर रहे थे। अनन्या हाफती हुई वहां आई और उन दोनों के सामने खड़ी होकर जल्दी से वो मोबाइल उन दोनों की तरफ घुमाते हुए बोली, देखो इसमें वो सब रिकॉर्ड है जो मैंने वहां देखा था। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? अब देखो तुम लोग। ध्रुव ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है अनन्या? अभी तो हमने वो वीडियो देखा ना, उसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अनन्या के जोर देने पर ध्रुव ने वीडियो को दोबारा देखा। ध्रुव ने उस वीडियो को फिर से प्ले किया और इस बार भी वो वीडियो वहीं जाकर खत्म हो गया जैसे पहली बार हुआ था। ये देखकर अनन्या के हैरानी और डर की कोई सीमा ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अनन्या ने कांपते हाथों से वो मोबाइल अपने हाथों में लिया और अपने मन में बड़बड़ाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा था तब तो वो सब रिकॉर्ड था। कौन कर रहा है ये सब? क्यों कर रहा है ये सब मेरे साथ? इतना सोचती हुई अनन्या अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ कोई है जो सिर्फ उसे ही देख रहा है। उसे अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास हो रहा था। ध्रुव ने देखा अनन्या बहुत बेचैन लग रही है तो उसने बहुत ही प्यार से अनन्या से पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम उस मोबाइल और वीडियो की वजह से तो परेशान नहीं हो? देखो ये परेशान होने की बात नहीं है, गैजेट ही तो है, हो सकता है बिगड़ गया हो। लेकिन अनन्या कुछ नहीं बोली। वो जानती थी उसके किसी भी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ध्रुव उसकी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। लेकिन अनन्या अकेली नहीं थी इस बार जो इस बात से परेशान थी। विक्की भी परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो वीडियो ऐसे कैसे ब्लैंक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी और सुमेर और पुजारी जी भी पाली पहुंच चुके थे।
लेकिन पुजारी जी बड़ी हवेली ना जाकर मंदिर जाना चाहते थे, इसीलिए सुमेर उन्हें मंदिर छोड़ने चला गया। मंदिर पहुंचकर पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू अब आप जाइए, बहुत देर हो चुकी है, बड़े ठाकुर भी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। लेकिन सुमेर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं पुजारी जी, चलिए भीतर चलिए, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। इन सब परेशानियों में बहुत दिनों से मैं दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ। सुमेर की ये बात पुजारी जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को ईश्वर के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, आइए। उसके बाद पुजारी जी और सुमेर मंदिर चले गए। सुमेर और पुजारी जी ने पहले मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद पुजारी जी सुमेर को लेकर मंदिर के पीछे बने अपने कमरे की तरफ मुड़ गए और जाते जाते अपने सहायक को कहते गए कि उनके और सुमेर के लिए पानी भिजवा दे। मंदिर के उस भव्य प्रांगण से होते हुए पुजारी जी के कमरे की तरफ चलते हुए पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू, तारा ने जैसा कहा है हमें वैसा ही करना है। अब आपको सबसे पहले उस कुएं के लिए एक मजबूत ढक्कन बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुमेर ने कुछ सोचते हुए कहा, वह सब तो ठीक है पुजारी जी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए हमें एक जानकार की जरूरत है और तारा ने तो साफ मना कर दिया है यहाँ आने से। पुजारी जी के बढ़ते कदम रुक गए और उन्होंने सुमेर की तरफ देखते हुए कहा, तारा का आना या ना आना ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर सकते हैं। आप ढक्कन को बनवाने के लिए आदेश दे दीजिए और मैं आज ये कीलन विधि संपन्न करता हूँ, विश्वास रखिए अच्छा होगा। दोनों पुजारी जी के कमरे में पहुंच गए थे। पुजारी जी ने अपने कमरे का ताला खोला और कमरे में प्रवेश किया। बिजली के गुल होने से कमरे में पूरा अंधेरा फैला हुआ था। पुजारी जी ने जल्दी से लालटेन जलाई। सुमेर ने हैरानी से पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, आपके कमरे में काफी कम सामान है, इतनी चीजों से आपका काम चल जाता है? पुजारी जी ने हंसते हुए कहा, जरूरतों का क्या है सुमेर बाबू, वो तो कभी खत्म नहीं होती। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी चीजों के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, और मेरे लिए इतनी चीजें ही पर्याप्त हैं। सुमेर पुजारी जी के इस सादा जीवन और उच्च विचार से बहुत प्रभावित नजर आ रहा था, इसलिए उसने पुजारी जी से कहा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है पुजारी जी, लेकिन अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हुआ करे तो बेझिझक कहा करें, मैं तत्काल प्रबंध करवा दूंगा। पुजारी जी सुमेर की बात पर मुस्कुराकर बोले, जरूर, लेकिन इस वक्त मैं कुछ जरूरी सामान ले लूं जो रात में काम आएगा। सुमेर बोला, उसके लिए तो तारा ने आपको सामान दिया है ना? पुजारी जी सुमेर के पास आकर बोले, ये देखिए, ये गंगा जल और ये है खास धूप। धूप को जलाने से वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उससे कोई भी नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और गंगा जल की महिमा से तो आप भी परिचित होंगे। ऐसा कौन है जो गंगा जल की महिमा नहीं जानता? सुमेर ने कहा, ठीक है, तो चलिए, मैं मनवा और महादेव को आपके साथ भेज देता हूँ, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। रात का समय है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप अकेले क्या करेंगे? लेकिन पुजारी जी ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं सुमेर बाबू, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। आपने सुना नहीं तारा ने क्या कहा? मैं जो विधि करने वाला हूँ उसे कोई ना देखे और कोई ना रहे वहाँ, इसीलिए आप चिंता न करिए। आप आराम से बड़ी हवेली जाइए, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा। वैसे भी रात हो गई है, थोड़ी देर में गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, और वो बिल्कुल सही समय रहेगा मेरे कार्य करने का। एक तरफ जहां रात के इस समय में पुजारी जी और सुमेर को इस बात की चिंता थी कि कैसे आज की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए ताकि गांव में किसी को भनक ना लगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठा इंस्पेक्टर विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो बिंदिया के मर्डर केस में क्या करे, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता था उतना ही पीछे चला जाता था। उसकी एकमात्र उम्मीद थी वो पेन ड्राइव, जिसमें भी उसे कुछ खास नहीं मिला सिवाय उन फिल्मों के। यही सब सोचते हुए जब काफी देर तक इंस्पेक्टर विवेक अपने केबिन में बैठा रहा तो केबिन के बाहर मक्का, जो काफी देर से घर जाने की फिराक में था और बार बार घड़ी देख रहा था कि कब साहब जाएं और वो भी निकले, क्योंकि घर पर उसकी नई नवेली घरवाली उसका इंतजार कर रही थी। मक्का ने अपने साथी हवलदार मूर्ति से कहा, मूर्ति, जाकर देख साहब अब तक क्यों नहीं जा रहे, आज क्या केबिन में उनका मन लग गया है क्या? मूर्ति मक्का की सारी चालाकी बखूबी समझता था, इसलिए वो तिरछी नजरों से मक्का को देखकर शरारती अंदाज में बोला, क्यों भाई, मैं जाकर क्यों देखूं? तुझे घर जाने की जल्दी है तो तू जाकर देख, साहब क्यों नहीं निकले?
हमारी कौन सी लुगाई घर पर इंतजार कर रही है कि हमें जल्दी होगी, हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में मक्का खुद बड़ी हिम्मत करके इंस्पेक्टर विवेक के केबिन के पास पहुंचा और इजाजत लेकर उसके केबिन के भीतर चला आया। उसने देखा विवेक चुपचाप बैठा हुआ किसी फाइल को बहुत गौर से देख रहा था। मक्का ने इंस्पेक्टर विवेक से पूछा, क्या बात है साहब, आप अब तक गए नहीं? क्या आपने घड़ी की तरफ देखा है? और आप इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन विवेक उसी तरह फाइल में नजरें झुकाए हुए बोला, जब तक मैं घर नहीं जाता तब तक तुम भी नहीं जा सकते मक्का, इसलिए ये चापलूसी रहने दो। विवेक की बात सुनकर मक्का हड़बड़ाकर अपने मन में बोला, ये साहब के पास मन पढ़ने की कोई शक्ति है क्या? मैं जब भी जो सोचता हूँ उन्हें तुरंत कैसे पता चल जाता है? लेकिन इससे पहले मक्का विवेक से कुछ कह पाता, विवेक ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारी सारी चापलूसी से वाकिफ हूँ मक्का, मेरे पास कोई मन पढ़ने की शक्ति नहीं है। मक्का हड़बड़ाकर चुप हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था वो जो सोचेगा विवेक समझ जाता है। इसलिए उसने बड़े ही सामान्य तरीके से पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं साहब, क्या बात है? विवेक ने आखिर में वो फाइल बंद की और बोला, मैं बिंदिया के केस की फाइल और तस्वीरें देख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिस पर शक किया जाए। कौन हो सकता है? और आखिर एक सामान्य घरेलू महिला की जान लेकर किसी को क्या फायदा मिलेगा, वो भी इस निर्ममता से? उसके नाखून निकालकर, बाल काटकर। मक्का ने कुछ सोचते हुए कहा, साहब कहीं वो गांव वाले सब जो कह रहे हैं वो सच ना हो, कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? क्योंकि मैंने भी सुना है पाली गांव में सालों पहले भूत प्रेत का साया हुआ करता था। मतलब बंजारन वाली बात कहीं सच तो नहीं है? और साहब मैंने तो सुना है पाली गांव में सालों पहले एक बंजारन की जल समाधि बना दी गई थी, ये वही होगी जो बदला लेने आई होगी। मक्का की बात पर विवेक उसे डांटता हुआ बोला, अगर तुमने दोबारा इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हारी जल समाधि बना दूंगा, समझे? ये सब बकवास है और कुछ नहीं। विवेक के इस तरह डांटने पर मक्का चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद विवेक ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस पाली जाकर उस कुएं के आसपास छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई और ऐसे सबूत या कोई सुराग हो जो हमारी नजरों से बच गया हो। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये तय रहा कि हम कल सबसे पहले यही काम करेंगे, और अभी चलिए घर चलकर सो जाते हैं, कल सुबह सुबह पाली चलेंगे। मक्का अपनी ही तैयारी में लगा था कि किसी भी तरह जल्दी विवेक को घर भेजा जाए और वो भी घर जा सके। लेकिन विवेक ने उसे टोकते हुए कहा, कल सुबह नहीं, अभी, हम अभी पाली जाएंगे। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का हड़बड़ाकर बोला, अभी? लेकिन साहब वो कुआं भूतिया कुआं है, आपने सुना नहीं, गांव के लोग उस तरफ जाना भी नहीं चाहते थे। अगर हम वहां गए और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी नई नवेली घरवाली का क्या होगा? इंस्पेक्टर विवेक मक्का को चुप कराते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो मक्का, तुम जानते हो ना उस पूरे गांव वालों की क्या मान्यता है उस कुएं से। हम दिन दहाड़े जाकर गांव वालों की संवेदना से नहीं खेल सकते। हम पुलिस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जन समुदाय से खुलेआम दुश्मनी मोल ले लें। इसलिए हम रात के वक्त जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोई गलती से भी उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए हम रात के अंधेरे में ही जाकर अपना काम करेंगे और सबूत ढूंढ लेंगे। मक्का समझ गया था कि अब साहब के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो मन ही मन बोला, हे बजरंग बली आज बचा लेना। एक काम करता हूँ, हनुमान चालीसा भी रख लेता हूँ। मक्का भी अपने आप से बात कर ही रहा था कि विवेक उठकर खड़ा हुआ और बोला, चलो जीप निकालो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।